हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी में 25 अगस्त से जो है वो एग्ज़ाम है और आज से हम लोग जो है वो पेपर का सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज जो पहला पेपर का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, जिनका भी हिस्ट्री मेजर पेपर है और मेजर पेपर के रूप में मेजर 16 यानी मेजर 16 के रूप में अगर आप हिस्ट्री लिए हैं मेजर पेपर के रूप में, तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे जितना भी पेपर होगा उन सभी का भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो जिनका भी वीडियो आपको चाहिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी नहीं समझिएगा कि मेजर 16 मेजर 17 सबका जो सिलेबस है वो सेम ही है हिस्ट्री का, नहीं, सबका जो सिलेबस है वो क्या है, अलग अलग है। तो आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं मेजर 16 का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें से टोटल 4-5 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है और इन 5 यूनिट में से 15 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हम सेलेक्ट किए हैं और इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का विवेचना करना है, ठीक है। कि भारत में राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक इन सभी पर जो उपनिवेशवाद का प्रभाव है उसके बारे में हम लोग विवेचना करेंगे। तो देखिए, पहले ये समझते हैं कि इसका प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना में लिखा है कि उपनिवेशवाद वह प्रणाली थी जिसके द्वारा यूरोपीय शक्तियों ने भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और भारत के संसाधनों पर का क्या किया, शोषण किया। इसके अलावा अंग्रेजों का शासन लगभग 2 शताब्दियों तक 1757 से 1947 तक रहा है। इस लंबे काल में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर गहरे एवं स्थायी प्रभाव पड़े हैं, जिनका प्रभाव स्वतंत्रता के बाद काफ़ी हद तक बना रहा है, ठीक है। बहुत लंबे समय से इनका शासन हमारे यहाँ पर रहा है और इस लंबे शासन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है, चाहे वो सामाजिक रूप पे देखने को मिले, आर्थिक रूप पे या सांस्कृतिक व्यवस्था पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो राजनीतिक पर प्रभाव पड़ा, पहला क्या प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों ने भारत में निरंकुश एवं केंद्रीकृत शासन की स्थापना कर दी। इसके अलावा भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों से क्या रखा गया, वंचित रखा गया। शासन में उनकी भागीदारी क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई, शासन में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश संसद व गवर्नर जनरल के माध्यम से शासित नौकरशाही तंत्र स्थापित कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर जो नौकरशाही व्यवस्था को लागू कर दिया गया, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन तक दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तो उसी को एक नए रूप में लाया गया, जिसका नाम रख दिया गया क्या, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। और भारत का शासन अधिनियम है 1858 का। भारतीयों ने राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्रता की भावना का उदय हुआ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में तथा अन्य राजनीतिक संगठनों का भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ यहाँ पर। इसके अलावा देखेंगे सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो अंग्रेजों के आगमन से भारतीय समाज में कई परिवर्तन हुए। परिवर्तन क्या क्या हुआ समझो। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, अंग्रेजी का प्रचलन यहाँ पर बढ़ने लगा धीरे धीरे। इसके अलावा सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सुधार आंदोलन का भी शुरुआत हुआ, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज इत्यादि का उद्गम हुआ। सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता भी आई। इसके अलावा जाति व्यवस्था पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा, लेकिन यह पूरी तरह क्या हुई, समाप्त नहीं हुई। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य समुदायों में क्या कर दिया, विभाजन को बढ़ावा दे दिया। तो ये सारा बदलाव देखने को मिला किस स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। इसके अलावा और देखेंगे कि सामाजिक स्तर के अलावा और क्या क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक प्रभाव। और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा समझिएगा। आर्थिक प्रभाव, ठीक है। तो आर्थिक प्रभाव का बात करेंगे तो इसमें अंग्रेजों की मुख्य उद्देश्य भारत के संसाधनों का अधिकतम शोषण करना था। यहाँ जो अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का क्या करना था, शोषण करना था। इसके अलावा भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बना दिया गया था। यहाँ से कच्चे माल को ले जाता था और ब्रिटिश में बना करके उसी सामान को वापस लाकर कहाँ बेचता था, भारत में लाकर
बेच दिया जाता था। इसके अलावा भूमि व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इन सभी प्रणालियों से किसानों का क्या किया जाता था? शोषण किया जाता था। किसानों से टैक्स लेकर के, कर लेकर के सब कुछ क्या करता था? हड़प लिया जाता था। भारतीय कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ और मशीन निर्मित वस्तुओं ने उन्हें प्रतिस्थापित किया। भारत में धन का निरंतर निकास हुआ, जिससे भारत निर्धन होता गया। यहाँ से सारा सामान जितना भी था, संपत्ति को लूट करके अंग्रेज क्या किए? यहाँ से ले गए। इसके अलावा रेल, डाक, तार, सड़क इत्यादि का विकास हुआ, लेकिन यह विकास भी आर्थिक शोषण के साधन ही बन गए थे। इसके अलावा देखेंगे हम लोग कि सांस्कृतिक प्रभाव क्या देखने को मिला। तो जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो पश्चिमी शिक्षा को यहाँ देखने को मिला। विज्ञान और आधुनिक विचारों का भी यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ने लगा यहाँ पर, जिससे भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई। इसके अलावा भारतीय संस्कृति को हीन समझा गया। यहाँ की जो संस्कृति है उसको हीन माना गया। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के प्रयास किए गए, परंतु इसके प्रतिरोध में समाज में नवजागरण आया। इसका निष्कर्ष लिखा गया उपसंहार के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व, मूल्यों एवं विरासत का विस्तार से वर्णन करना है। तो जो भारतीय आंदोलन का व्यापक संघर्ष था, भारतीय जनता ने अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 1947 ईस्वी तक लड़ा। अगर यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन का बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया गया वो भारत को आज़ाद करने के लिए किया गया। यह आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं था। इसके अलावा भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, या कह सकते हो सांस्कृतिक चेतना को भी जागृत किया गया। इसका हमारे राष्ट्रीय जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और एकजुट की भारत की नींव रखी। इसके महत्व, मूल्यों एवं विरासत को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले महत्व का बात करेंगे कि इसका महत्व क्या क्या है। तो राजनीतिक महत्व भी है, राष्ट्रीय एकता का निर्माण भी देखा गया। इसके अलावा जन जागरण भी किया गया, जनता को जागृत भी किया गया, सामाजिक सुधार भी किया गया। इसके अलावा आर्थिक महत्व को भी देखा गया। इसमें लोकतांत्रिक चेतना का भी विकास होता गया इसमें। इसके अलावा मूल्यों पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। देखिए क्या देखने को मिला है, सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को आंदोलन का आधार बना लिया। इसके अलावा इससे संघर्ष नैतिक और मानवीय बना रहा। त्याग और बलिदान, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों, सुख सुविधाओं और व्यक्तिगत जीवन का त्याग कर देश के लिए क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। इसे पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा विरासत में भी देख लीजिएगा, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत, संविधान की स्थापना की गई, राष्ट्रीय प्रतीक और संस्थाएं की गई, प्रेरणा का स्रोत देखा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर, भारत के विभाजन एवं स्वतंत्रता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक समूहों की क्या भूमिका का विश्लेषण है, इसको करना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता में, तो बहुत सारे राजनीतिक दल आए, बहुत सारे संगठन आए और बहुत सारे नेताएं आई, और जिनका महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रिटिश की शासन, फूट डालो और राज करो नीति, द्वितीय विश्व युद्ध, भारतीय जन आंदोलन तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिणाम के कारण भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। किंतु विभाजन की त्रासदी के साथ इस प्रक्रिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक समूहों की विभिन्न भूमिकाएं भी रही है। बहुत सारे राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका क्या रही है, तो इसको हम लोग समझेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या भूमिका रहा है, तो प्रारंभिक नेतृत्व और जन जागरण, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले नेतृत्व डाला और लोगों को जागृत भी किया। कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल इत्यादि नेताओं ने स्वशासन की मांग को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन का भी नेतृत्व किया, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता का भी बात लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद अगर देखेंगे हम लोग, स्वतंत्रता की ओर निर्णायक कदम उठाया गया, बहुत अच्छे कदम उठाए गए स्वतंत्रता के लिए। विभाजन की पीड़ा का भी सामना करना पड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों को भी झेले लोग। इसके अलावा अन्य राजनीतिक समूह जो हैं उनका भी भूमिका रहा है, जैसे मुस्लिम लीग का, ठीक है। मुस्लिम लीग ने भी 1906 में स्थापित एक संगठन बनाया था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने 2 राष्ट्र सिद्धांत का दिया और पाकिस्तान की क्या किया? मांग किया। इसके अलावा
हिंदू महासभा ने भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसके अलावा सिख संगठन जो अकाली दल का स्थापना करके इन्होंने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया स्वतंत्रता में। इसके अलावा समाजवादी एवं वामपंथी समूह जो थे इन्होंने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। क्रांतिकारी संगठन भी थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा योगदान इसमें दिया। विभाजन के कारण क्या थे? कारण था ब्रिटिश शासन का फूट डालो नीति। इसके अलावा कांग्रेस और लीग के बीच अविश्वास, कभी कभी ये लोग क्या करता था, मुस्लिम लोग और कांग्रेस के बीच अविश्वास का प्रस्ताव हो जाता था, विश्वास ही नहीं होता था दोनों को, एक दलों के बीच, जिस कारण से एकता नहीं बन पाती थी और भारत में स्वतंत्रता नहीं ला पाए लोग। इसके अलावा दो राष्ट्र सिद्धांत और मुस्लिम लीग का जिद था। ठीक है, समग्र निष्कर्ष यहाँ पर लिखा गया है पूरे का। इसके अलावा 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। हैदराबाद, जूनागढ़ एवं जम्मू कश्मीर के एकीकरण का चर्चा करना है। तो देखो 15 अगस्त जब कहानी के रूप में हम बताते हैं, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद अंग्रेज़ों ने साफ साफ कह दिया कि जितने भी रियासतें हैं थी जिन पर राजाओं का शासन था, वो या तो भारत में शामिल हो सकता है, या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकता है, या फिर वो अपना अलग राष्ट्र बना सकता है। तो बहुत सारे राष्ट्र जो थे, बहुत सारा जो रियासत था, सारा रियासत क्या हुआ, भारत में शामिल हो गया। 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल नहीं हुए। पहला हैदराबाद। हैदराबाद जो है यहाँ एक बहुत बड़ी रियासत थी ये। इसका शासक, इनका जो शासक था उसको कहा जाता था निज़ाम। ठीक है, और निज़ाम को नाम यहाँ क्या था, उस्मान अली खान। यह रियासत भारत के मध्य में स्थित था। निज़ाम स्वतंत्र रहना चाहता था, हैदराबाद जो है वो स्वतंत्र रहना चाहता था, भारत में शामिल होना नहीं चाहता था। ठीक है, भारत सरकार ने पहले बातचीत द्वारा समाधान का प्रयास करने का कोशिश किया 1947 में, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन जब यहाँ पर भारत सरकार ने 1947 में स्टैनली रील एग्रीमेंट किया, परंतु निज़ाम ने वचन पूरा नहीं किया। सितंबर 1948 में राजकरों की हिंसा बढ़ने पर भारत ने पुलिस एक्शन लिया, जिसको ऑपरेशन पोलो कहा गया। और इस ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में भारतीय सेना ने क्या किया, वहाँ के राजा को क्या करवा दिया, आत्मसमर्पण करवा दिया। और इस प्रकार हैदराबाद भारत में विलय हो गया और हैदराबाद राज्य बनाया गया, जो बाद में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विभाजित हो गया हैदराबाद। ठीक है, इसके अलावा हैदराबाद के बाद देखेंगे जूनागढ़। जूनागढ़ का एकीकरण कैसे हुआ? ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है हैदराबाद का एकीकरण कैसे हुआ भारत में, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ठीक है, जूनागढ़ क्या कैसे हुआ, तो जूनागढ़ में भी सेम यही था। 15 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी गई, जबकि रियासत जो थी वो भौगोलिक रूप से भारत में घिरी हुई थी। जनता ने इनका विरोध किया, आरजी हुकूमत का गठन किया। भारत ने नवाब से निर्णय वापस लेने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और भाग गया। भारत ने प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह का मतलब है कि वहाँ के जनता से पूछा गया कि आप भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में या स्वतंत्र। तो ज़्यादातर लोगों का कहना था कि हम लोग कहाँ शामिल होंगे, भारत में। और इस जनमत संग्रह के द्वारा 99% जनता ने क्या कहा कि भारत में हम लोग लेंगे, शामिल होंगे। तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भी क्या किया गया, भारत में एकीकृत करा लिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का बात करेंगे तो वहाँ के राजा थे हरि सिंह। राजा हरि सिंह थे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे वो मुस्लिम थे। और पाकिस्तान क्या करना चाहता था, जम्मू कश्मीर को अपने अंडर में लेना चाहता था। तो राजा हरि सिंह भी पहले बोले कि हम जो है वो अलग रहेंगे, ना तो पाकिस्तान में शामिल होंगे ना ही हिंदुस्तान में शामिल होंगे, हम लोग अलग राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान इन पर हमला किया तो जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत के पास अपना शरण लिया। और शरण लेने के बाद उन्होंने विलय पत्र के द्वारा क्या कहा, एक एग्रीमेंट पे साइन किया। और एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 5वां नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा संविधान सभा और डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका का स्पष्ट करना है। भारतीय संविधान का निर्माण जो है, इसका पृष्ठभूमि, कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा का गठन, उद्देश्य का प्रस्ताव, सब अलग अलग प्रक्रिया से इसका क्या किया गया, गठन किया गया। एक ही बार में भारत का संविधान का निर्माण नहीं हुआ। तो 1934 में M.N. रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 1938 में कांग्रेस ने इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को संविधान बनाने की अनुमति देने का निर्णय दे दिया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना लाया गया 1946 में। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया।
इसके अनुसार प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य संविधान सभा का गठन करेंगे और कुल 389 सदस्य जो है वो निर्धारित किए गए थे। 292 जो थे वो भारतीय ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 जो थे रियासतों से और 4 थे वो मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से चुने गए थे। संविधान का जो गठन है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा का। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण प्रारंभ में 206 सदस्य उपस्थित थे। बाद में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 299 हो गई। ठीक, मुस्लिम लोग क्या चाहते थे कि हम लोग पाकिस्तान को अलग कर लें और अलग देश को बना लें। ठीक है, इसके अलावा जब उद्देश्य का प्रस्ताव लाया गया, उद्देश्य का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने की घोषणा की गई। इसके अलावा 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया। इसके बाद प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप का निर्माण, विचार और विमर्श, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। फिर अंगीकृत करके अधिनियमित और आत्मसमर्पित करके 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पूरी तरह से अंगीकृत हो गया, बनकर लागू हो गया, बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को इसे अधिनियम किया गया और इसको क्या किया गया, पूर्णतः लागू कर दिया गया संविधान को। इसके अलावा संविधान सभा की भूमिका का बात करेंगे तो संविधान सभा ने भारत के लिए एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और आधुनिक संविधान बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। इसके अलावा इसने विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान को विविध पहलुओं पर गंभीर विचार विमर्श करके इसको क्या किया है, एकत्रित करके रखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है संविधान बनाने में। ठीक है, तो ये योगदान क्या क्या है, उन योगदान को यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं एवं संस्थाओं का विस्तार से वर्णन करना है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो है क्या है, पहला नंबर बात करते हैं तो ये जो है वो लिखित और विस्तृत संविधान है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान यदि किसी का है तो भारतीय संविधान है। संघीय व्यवस्था है यहाँ पर। ठीक है, एकात्मक विशेषताएं हैं। भारत में संघीय ढांचा है परंतु आपातकाल के समय केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है आपातकाल के समय। संसदीय शासन प्रणाली है यहाँ पर। इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, भारतीय संविधान में, धर्मनिरपेक्ष राज्य है यहाँ पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, संशोधन की लचीली एवं कठोर प्रक्रिया भी है। संविधान ना तो बहुत ज़्यादा लचीला है और ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है। ठीक है, इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान भी है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिकता का भी बात किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रमुख संस्थाएं क्या क्या है। पहला संस्थान जो है विधायिका है, विधायिका लिखा गया, विधायिका यह कानून बनाने की संस्था है। इसके अलावा कार्यपालिका है। ठीक है, जो कार्यपालिका देश के प्रशासन को क्या करती है, संचालित करती है, लागू करती है। और न्यायपालिका अगर कोई उसको नहीं मानता है तो उसको समीक्षा करने का काम, कानून का समीक्षा करने का काम किसका होता है, न्यायपालिका होता है। संघवाद की संस्थाएं लिखी गई है, संवैधानिक निकाय लिखा गया है। इसके अलावा 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की प्रक्रिया एवं उनके प्रभावों का विवेचना करना है कि भारत में भाषा के आधार पर पुनर्गठन कैसे हुआ। तो भारत जो है एक बहुभाषी, बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक देश है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो भारत स्वतंत्रता के समय राज्यों की सीमाएं मुख्यतः प्रशासनिक सुविधा पर आधारित थी, न कि भाषा के आधार पर, कि कहाँ पर अच्छे से प्रशासन कितना दूर तक चला सकते हैं उसके हिसाब से क्या किया गया, राज्यों का गठन किया गया। लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग लंबे समय से उठती रही, जो स्वतंत्रता के बाद और तीव्र हो गई। इसके अलावा भाषाई का पुनर्गठन रूप अगर देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया था। स्वतंत्रता के बाद की भाषाई पहचान की भावना प्रबल रही, विशेषकर दक्षिण भारत में। इसके अलावा तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहले मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग प्रारंभिक घटनाक्रम, आंध्र प्रदेश में आंदोलन किया गया 1952 में तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, पोट्टी श्री रामल्लू थे, उन्होंने क्या किया था, भूख हड़ताल किया था और भूख हड़ताल के दौरान इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और मृत्यु के बाद क्या किया गया, आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्य में विभाजित करना पड़ा।
फिर इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग को लाया गया 1953 में, 22 दिसंबर 1953 में। भाषाई राज्यों पर विचार करने के लिए फजल अली आयोग को गठित किया गया। इसके सदस्य थे न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, इसके अलावा एक आयोग तैयार किया गया, फजल अली आयोग। इसमें 30 सितंबर 1955 को एक रिपोर्ट सौंपा गया और उसमें कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है, इन्होंने अस्वीकार कर दिया। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भाषाई आधार पर 14 राज्यों को और 6 केंद्र शासित राज्यों को क्या किया गया, गठन किया गया। इससे भारत के राजनीतिक मानचित्र में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। इसके अलावा बात करेंगे कि भाषाई पुनर्गठन की प्रमुख विशेषता क्या था, तो यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न हुई। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को प्रशासनिक सीमा का आधार बनाया गया। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्रों राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया। आंध्र प्रदेश 1953 मद्रास राज्य से अलग किया गया। 1 नवंबर 1956 के बाद केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्यों का भी गठन होने लगा। इसके अलावा कौन से राज्य का गठन कब हुआ है, ये यहाँ पर लिखा गया है। सकारात्मक प्रभाव भी इसका हुआ और नकारात्मक प्रभाव भी हुआ, लिखा गया, इसमें देख लीजिएगा। इसके अलावा 8 नंबर प्रश्न, भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान एवं म्यांमार के साथ संबंधों का विश्लेषण करना है कि किसके साथ किस प्रकार का संबंध है। तो देखिए, सबसे पहले अगर पाकिस्तान के साथ संबंध का बात करें तो इसके साथ संबंध कभी अच्छा रहा ही नहीं है। कुछ दिन तक अच्छा रहा, फिर जो है वो खराब ही रहा। तो भारत पाकिस्तान संबंधों की शुरुआत विभाजन 1947 और जम्मू कश्मीर के विवाद से शुरू हो गया और 4 बार युद्ध हो चुका है अभी तक। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देना, सीमा और घुसपैठ का जो है ये लोग क्या करता है, कट्टरवाद संबंधों में प्रमुख बाधाएं लाता है। फिर भी शिमला समझौता 1972 में लाया गया। लाहौर घोषणा किया गया 1999 में। आगरा शिखर वार्ता 2001 में किया गया। इसके अलावा कई ऐसा कदम है जो शांति के लिए उठाए गए। हाल के वर्षों में व्यापार सीमित परंतु लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान की आवश्यकताएं बनी हुई है अभी भी। इसके अलावा नेपाल के साथ संबंध भारत का बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच संबंध रोटी बेटी के रिश्ते, खुली सीमा, सांस्कृतिक निकटता और साझा इतिहास का पर आधारित है। यहाँ पर आराम से आप एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। बॉर्डर पर किसी प्रकार का कोई आपको वीज़ा पासपोर्ट लेने का ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नेपाल के बाद अगर देखते हैं हम लोग, नेपाल के बाद श्रीलंका के साथ। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक संपर्कों पर आधारित रहा है। जो तमिल मुद्रा है संबंधों में संवेदनशील विषय रहा है। भारत ने शांति स्थापना हेतु 1987 में IPKF भेजी, जिससे मिश्रित परिणाम देखे गए। युद्ध की समाप्ति 2009 के बाद संबंधों में सुधार हुआ। इसके अलावा वर्तमान में व्यापार, निवेश, पर्यटन, मछली पालन, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा का सहयोग भी बढ़ रहा है। ठीक है, बीच में कभी कभी इनके साथ भी व्यवहार खराब रहा है, रिश्ता खराब रहा है, लेकिन अच्छे संबंध भी नेपाल के साथ श्रीलंका के साथ रहा है। म्यांमार के साथ संबंध का बात करेंगे तो भारत और म्यांमार के साथ संबंध प्राचीन काल से व्यापार, बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक संपर्कों पर आधारित रहा है। ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा ये सब अगर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। और हाँ, यदि आपको ये PDF आपको चाहिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8847857017। इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद सामाजिक आर्थिक विकास। स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक विकास में औद्योगिकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की भूमिका का विवेचना करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है सबका। अगला देखेंगे 10 नंबर प्रश्न, भारत में भूमि सुधारों की प्रक्रिया का वर्णन करना है कि जमींदारी का उन्मूलन कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ जमींदारी प्रथा। ठीक है, काश्तकारी सुधार, भूदान आंदोलन पर चर्चा करना है, इसके बारे में सब पूरा डिटेल में लिखा गया है, देख लीजिए आप। इसके अलावा बात करेंगे कि भारत में हरित क्रांति, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे हरित क्रांति के बारे में। ठीक है, हरित क्रांति का विशेषता बताना, प्रभाव बताना और इसका वर्णन भी करना है। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के महत्व का विवेचना करना है, महिला सशक्तिकरण के बारे में एवं किसान अधिकारों पर भी प्रकाश डालना है। इस प्रकार से इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, 13 नंबर। इसके अलावा 14 नंबर प्रश्न है कि नेहरू के बाद का कैसा रहा, यहाँ पर विदेश नीति कैसा रहा, विकास का वर्णन करना है इसका। और इसके अलावा 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में आतंकवाद के उदय, उसके चरणों एवं चुनौतियों का विवेचना
करना है। और इस तरह से ये जो है टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी पेपर का आपको वीडियो चाहिए इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि मेजर 17 का चाहिए, मेजर 18 का चाहिए, मेजर 19 का चाहिए, या पॉलिटी का चाहिए, या सोशलॉजी का चाहिए, या ज्योग्राफी का चाहिए, किसी का भी चाहिए, हिंदी का चाहिए, आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।